नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया से गुजरने वाले हैं। हम यूपीएससी के एक मास्टरपीस निबंध के ढांचे को बिल्कुल एक फिल्म डायरेक्टर की तरह डिकोड करेंगे। अगर आप भी निबंध लेखन की कला की गहराइयों को समझना चाहते हैं तो ये चर्चा खास आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सिनेमैटिक डीकंस्ट्रक्शन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस ब्लूप्रिंट के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। इसमें 6 मुख्य चरण हैं। एग्जामिनर का ध्यान खींचना, फिर तत्काल वर्तमान यानी प्रेजेंट पर तर्क करना, उसके बाद दीर्घकालिक ज्ञान यानी लॉन्ग टर्म विजडम को साबित करना, फिर इसे अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार देना, विरोधी तर्कों को भी स्वीकार करना और अंत में एक शानदार निष्कर्ष तैयार करना। चलिए अपने पहले कदम से शुरू करते हैं, हुकिंग द एग्जामिनर, यानी एग्जामिनर का ध्यान कैसे खींचा जाए। एक शानदार निबंध की शुरुआत किसी रटी रटाई परिभाषा से नहीं होती। शुरुआत करते हैं राल्फ वॉल्डो एमर्सन के इस कमाल के कोट से। साल वो बहुत कुछ सिखा देते हैं जो दिन कभी नहीं जान पाते। जरा सोचिए, ये एक दार्शनिक वाक्य तुरंत ही समय, ज्ञान और इंसान की स्थिति जैसे गहरे विषयों को स्थापित कर देता है। दिन अक्सर शोर और जल्दबाजी से भरे होते हैं, है ना? जबकि सालों का ज्ञान एक ठहराव और पीछे मुड़कर देखने से आता है। इसे एक बहुत ही सुंदर रूपक यानी मेटाफर से समझते हैं। मोमबत्ती की लौ को इमेजिन कीजिए। जब मोमबत्ती पहली बार जलाई जाती है तो वो बस एक छोटे से घेरे को रोशन करती है, लेकिन जब आप उसे रात भर जलने के लिए छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे पूरे कमरे की बनावट को उजागर कर देती है। घिसे पिटे शब्दों से बचते हुए एक एग्जामिनर को हुक करने का ये कितना पावरफुल और विजुअल तरीका है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से की ओर, आर्ग्यूइंग द इमीडिएट प्रेजेंट, यानी हमारे तुरंत के वर्तमान पर तर्क करना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है जिसे प्रेजेंट बायस कहते हैं। ये हमारी वो इंसानी फितरत है जहाँ हम आगे चलकर मिलने वाले किसी गहरे अर्थ के बजाय तुरंत मिलने वाले सुख या दुख को ज्यादा अहमियत दे देते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर मंगलवार को कोई सजा मिलती है तो वो उसे अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के रूप में थोड़ी ना देख पाता है। मनोविज्ञान का ये पहलू हमारे दिन प्रतिदिन जीने की सीमाओं को एक बहुत ही सॉलिड बेस देता है। और इसे साबित करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरणों का इस्तेमाल कैसे करें? 1947 के भारत विभाजन को ही ले लीजिए। विभाजन के वो दिन, वो पूरी तरह से तबाही, विस्थापन और एक सभ्यता के टूटने का दर्दनाक अनुभव थे। लेकिन जरा उन सालों की तरफ देखिए जो उसके बाद आए। उन्हीं सालों ने हमें एक संप्रभु राष्ट्र, एक मजबूत संविधान और एक टिकाऊ लोकतंत्र दिया। ये कंट्रास्ट एग्जामिनर को दिखाता है कि आप तत्काल पीड़ा और लंबे समय के ज्ञान के बीच के फर्क को कितनी गहराई से समझते हैं। चलिए अब निबंध के सबसे मुख्य और सकारात्मक हिस्से पर आते हैं, प्रूविंग लॉन्ग टर्म विजडम, यानी दीर्घकालिक ज्ञान को साबित करना। इस विचार को देखिए, यदि दिन एक एक ब्रश स्ट्रोक हैं तो साल पूरी पेंटिंग है। क्या कमाल का विजुअल है ये साफ तौर पर बताता है कि अगर हमें किसी भी स्थिति की पूरी तस्वीर देखनी है तो हमें थोड़ा पीछे हटना ही पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेंटिंग को एकदम पास से देखने पर आपको सिर्फ रंग दिखेंगे, असली कलाकृति तो थोड़ा दूर खड़े होने पे ही नजर आती है, राइट? तो आखिर ये साल हमें सिखाते क्या हैं? मुख्य रूप से 3 चीजें। पहला है पैटर्न को पहचानना। जैसे एक अनुभवी किसान बिना किसी मौसम विज्ञान की किताब के सिर्फ हवाओं से मौसम का मिजाज समझ लेता है। दूसरा है अनुपात या प्रोपोर्शन। जैसे विक्टर फ्रैंकल ने नाजी कैंपों के उस भयंकर अंधेरे में भी जो नजरिया पाया वो सालों के अनुभव का ही नतीजा था। और तीसरा है विनम्रता, जहां हमारे दिनों का अक्खड़पन और निश्चितता सालों के एक बहुत ही समझदार संदेह में बदल जाती है। इस बात को और वजनदार बनाने के लिए बिस्मार्क का ये कोट देखिए, मूर्ख अनुभव से सीखता है, बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। ये कोड बहुत ही खूबसूरती से समझाता है कि शासन व्यवस्था और राजनीति में सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं बल्कि दूसरों के अनुभवों से सीखने के लिए सालों के ठहराव की जरूरत होती है। ये आपके निबंध में एक जबरदस्त बौद्धिक गहराई जोड़ देता है। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, एक्सपैंडिंग अक्रॉस डाइवर्स डोमेन्स, यानी अपने तर्कों को अलग अलग क्षेत्रों में फैलाना। एक मास्टरपीस निबंध को अपनी चौड़ाई दिखानी होती है और ये टेबल बिल्कुल यही काम कर रही है। शासन में बात करें तो हरित क्रांति के छिपे हुए प्रभाव सालों बाद ही समझ आए। विज्ञान में ग्रेगर मेंडल के नियमों को शुरुआत में किसने पूछा? किसी ने नहीं। निजी जीवन में हमारी भगवद गीता का निष्काम कर्म हमें बिना तुरंत फल की इच्छा के काम करना सिखाता है। और सभ्यता के स्तर पर देखें तो वो भव्य यूरोपीय कैथीड्रल जो खुद को बनाने वालों के लिए नहीं बल्कि आने वाली सदियों के लिए बनाए गए थे। ये सब अलग अलग क्षेत्र आपके निबंध को एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देते हैं।
अब निबंध के एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से पर चलते हैं, एक्नॉलेजिंग द काउंटर आर्ग्यूमेंट, यानी उन तर्कों को स्वीकार करना जो आपकी ही बात को काट रहे हों। यहाँ हमें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारा समाज हमेशा सालों के इंतजार में बैठा रह सकता है कि वो हमें कुछ सिखाएं? ये सवाल निबंध में एक जरूरी टेंशन पैदा करता है। जरा सोचिए, जब बात किसी के वजूद की हो, न्याय की हो या बस पेट की भूख की हो, तो क्या हमेशा धैर्य रखना सही होता है? और यहीं पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्द एक जबरदस्त काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। उन्होंने बर्मिंघम जेल से लिखा था, इंतजार करने का अर्थ लगभग हमेशा कभी नहीं रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम हमेशा इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि इतिहास या आने वाले साल हमारे साथ हुए अन्याय को खुद ब खुद ठीक कर देंगे। कभी कभी हमें आज इसी दिन कदम उठाना पड़ता है। इतिहास में कुछ ऐसे पल भी आए हैं जब एक सिंगल दिन ने पूरी सदी का रुख तय कर दिया। 6 जून 1944 को नॉर्मंडी का युद्ध, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना। ये वो दिन थे जिन्होंने सालों का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद आने वाले सालों और दशकों का निर्माण किया। है ना सोचने वाली बात? अब हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, द फाइनल सिंथेसिस ब्लूप्रिंट, एक बेहतरीन निष्कर्ष की ओर। एक टॉप स्कोरिंग निबंध बातों को सिर्फ दोहराता नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऊंचे स्तर पर जोड़ता है। और इसके लिए वाबी साबी की ये जापानी अवधारणा बिल्कुल परफेक्ट है। वाबी साबी का मतलब है उन चीज़ों में सुंदरता खोजना जो अपूर्ण हैं, जो बदल रही हैं और जो अभी अधूरी हैं। ये एक बहुत ही ताज़ा और दार्शनिक विचार है जो समय और अनुभव के तालमेल को एकदम सही ढंग से पकड़ता है। इसे इस आखिरी रूपक से समझिए, एक बिल्कुल नया बेदाग कटोरा जो अपने उस पल में तो परफेक्ट है, लेकिन उसकी अपनी कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल हमारे दिन की तरह। और दूसरी तरफ एक दरार वाला पुराना कटोरा जिसके किनारे घिस गए हैं, जो हजारों हाथों से गुजरा है और जिस पर अनुभवों की परतें हैं। यही हैं हमारे साल जो अब मुकम्मल हो चुके हैं। ये रूपक दिन और सालों के बीच की बहस को बहुत ही खूबसूरती से समेट देता है। तो चलिए अब इस मास्टर चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं जो हमारे सोर्स से ली गई है। ये आपको बताती है कि एक हाई स्कोरिंग निबंध का मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। आपकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए, भारतीय उदाहरणों का सही इस्तेमाल, आपकी बौद्धिक चौड़ाई और एक मजबूत निष्कर्ष, ये पॉइंट्स आपके निबंध की एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार करते हैं। और हाँ, अपने निबंध की कहानी में पिरोए जाने वाले इन प्रमुख कोट्स को मत भूलिएगा। एमर्सन, मार्टिन लूथर किंग, बिस्मार्क और फ्रैंकल के विचारों को अगर आप रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आपका निबंध सिर्फ जानकारी का पुलिंदा नहीं, बल्कि एक शांत और कॉन्फिडेंट वास्तुकला का नमूना बन जाता है। ये वो चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाती हैं। हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल। संरचना, रूपक और संश्लेषण के ये जो टूल्स आज हमने डिस्कस किए, ये आपके अगले निबंध को कैसे आकार देंगे? आज हमने जो मास्टर टेम्पलेट देखा वो बताता है कि नीतियां कल सुबह की खबरों से नहीं, बल्कि लंबे समय के परिणामों से आंकी जाती हैं। तो क्या ये गहराइयां एक खाली पन्ने को इतिहास के एक मास्टरपीस में बदलने के लिए काफी होंगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।